अगर किसी को घर पर ही घुटने का दर्द हर रोज हो रहा है, घर पर ही इसका खुद से कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फिर हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक कॉमन हाउस होल्ड रेमेडीज होती है, कभी मोच आ गया घुटने में या क्रिकेट खेल रहे हो ट्विस्ट हो गया, उस समय आपको कोल्ड कंप्रेस दिया जाता है। उससे यदि 3 से 4 दिन में आपका ठीक नहीं होता है तो तब आप डॉक्टर को दिखाओ कि कोई इंजरी तो नहीं हुई है। हमारा जो लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हम रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं, घुटने के दर्द अवॉइड कर सकते हैं। देखो, जो लाइफस्टाइल जो हमारी होती है वो चेंज हो गया है। 50 साल पहले जो घर पे चक्की पीसती थी, घर पे मसाला भी करती थी, आई कैन नॉट टेल यू टू डू दोज वर्क। क्रॉनिक घुटने के दर्द से रोज जूझ रहे हैं, सबसे अहम सलाह क्या रहेगी? को डे टू डे एक्टिविटी में भी ला सकते हो। इन एनी वे यू हैव टू बेंड योर नी। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेनी चाहिए भी या नहीं? कितना लेना है, कब तक लेना है, बिना डॉक्टर्स के तो लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको उसको लंबा नहीं खींचना है। घुटने के दर्द से राहत लेने के लिए कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है? स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस व्हिच हैपेंस आफ्टर द एज ऑफ 40 और 50, क्योंकि घुटना आपका इसलिए खराब हुआ है कि आपने घुटने को मोबिलिटी आपने नहीं दिया है। यदि आप उससे फेल होते हो तब आप नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट में प्रेजेंटेड बाय सस्ता सुंदर। हम 1 दशक से भी ज्यादा समय से ये कोशिश करते आ रहे हैं कि हमारे सारे कस्टमर्स को बेटर हेल्थ प्रोवाइड करें, क्योंकि वी बिलीव इन स्प्रेडिंग हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इस पॉडकास्ट के जरिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब हम आपको दे सके, और इसी थॉट को लेकर हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस पॉडकास्ट का। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पे पॉडकास्ट में आए हुए हैं। वो है कोलकाता के टॉप पेन क्लिनिक डॉक्टर सुधीर पेन रिलीफ क्लिनिक से उनके फाउंडर एंड वन ऑफ द टॉप न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ कोलकाता डॉक्टर सुधीर कुमार। हेलो डॉक्टर कुमार, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज के हमारे पॉडकास्ट का जो एक टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है हर किसी के घर के लिए, क्योंकि हम आज बात करेंगे नी के पेन मैनेजमेंट को लेकर डॉक्टर सुधीर कुमार के साथ। हम सब के घर में ये बहुत ही एक कॉमन समस्या है। तो डॉक्टर, आज हम एक बहुत ही बेसिक सवाल से हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये जो नी पेन है या जिसको हम घुटने का दर्द बोलते हैं, घुटने के दर्द का सबसे बड़ा कारण आज के डेट में क्या है? दीपलिना, ये जो आपने बताया कि ये बहुत ही कॉमन ये हाउस होल्ड प्रॉब्लम आ चुका है अभी, और ये जो सबसे कॉमन इसका कारण होता है ये हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। यदि आप सोचो कि 50 साल पहले नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का किसी ने नाम नहीं जाना था जी। नी रिप्लेसमेंट का किसी ने नाम नहीं जाना था। वी डॉक्टर्स जो हमारे 50 साल पहले के हमारे सीनियर डॉक्टर्स होते थे, ऑर्थोपेडिशियंस होते थे, वो भी नहीं जानते थे कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। नी तो उस समय भी था, नी अभी भी है। ये नी में हो क्या गया है, हम कहते हैं कि हमारा मेडिकल साइंस डेवलप हो गया है, हमारे नी मैनेजमेंट डेवलप हो गए हैं। लेकिन अभी आपने जो बताया कि हर घर में नी का प्रॉब्लम है और हर घर में ये समस्या हो रही है कि नी रिप्लेसमेंट की हो रही है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो आपका क्वेश्चन है वो है कि दिस बैड पोस्चर लाइफस्टाइल के कारण होता है। हमने अभी स्क्वाटिंग बंद कर दिया है। नी इज मेंट फॉर द बेंडिंग। यदि आप नी का यहाँ पे देखोगे, मॉडल देखोगे, तो नी का हमेशा ये होता है बेंडिंग के लिए होता है। तो नी इज मेंट फॉर द बेंडिंग। यदि बेंडिंग नहीं होती है तो हमारा नी खराब हो जाता है। हमने बेंडिंग छोड़ दिया है, इसीलिए ये मोस्ट कॉमन कॉज हो गया है, हर घर में ये सुनाई दे रही है। जी, तो आप कह रहे हैं कि बेंडिंग के वजह से बहुत कॉमन हो गया है सबके घर में। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि घुटने के दर्द के क्या-क्या टाइप्स होते हैं? जैसे लिगामेंट इंजरी हो गया या आर्थराइटिस हो गया, तो क्या-क्या टाइप्स होते हैं इसके? यदि आप उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करो तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द एज। जी। तो अब कुछ एज में, जैसे यंग पर्सन्स जो होते हैं, एक्टिव होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, जो काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, रनिंग करते हैं, तो उनकी जो इंजरी होती है वो यूजुअली लिगामेंट इंजरी होती है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होती है। जी। जब हम मिड एज में जाते हैं, 20 से 40 साल की उम्र में जाते हैं, तो वहाँ पे जो होती है उसमें क्या होता है कि कैल्सिफिकेशंस हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो अलग कारण होता है। और तीसरा जो मोस्ट कॉमन कॉज अभी जो देखने को मिल रहा है आफ्टर एज ऑफ 40-50, वो होता है डिजेनरेटिव कॉज, जिसको कि हम कॉमन भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं या वात की समस्या कहते हैं। तो वो जो चीज़ है वो आफ्टर एज ऑफ 40-50 के बाद जो हम देखते हैं, जो डिजेनरेशन के कारण होता है,
कार्टिलेज के डिजेनरेशन के कारण होता है, तो वो होती है। तो वी कैन कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द एज। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल सर आपसे ये रहेगा कि घर पर घुटने का जो दर्द है, या अगर किसी को घर पर ही घुटने का दर्द हर रोज हो रहा है, तो हम घर पर ही इसका खुद से कोई ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कर सकते हैं खुद से, या फिर हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखो, ये नी पेन तो बहुत ही कॉमन है और हमेशा आप डॉक्टर के पास जाते नहीं हो, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर के पास कब जाना है। जी। एक कॉमन हाउस होल्ड रेमेडीज होती है। यदि आपको कभी आप जा रहे हो, कभी मोच आ गया घुटने में, या क्रिकेट खेल रहे हो ट्विस्ट हो गया, तो उस समय आपको कोल्ड कंप्रेस दिया जाता है, आइस कोल्ड कंप्रेस दिया जाता है, या आपको पेन किलर का स्प्रे दिया जाता है। तो वो टेम्परेरी मेजर्स है, वो ठीक हो जाता है। यदि वो लंबा चलता है, 2-3 दिन 4 दिन चलता है, तो आपको वार्म कंप्रेस दिया जाता है। तो फॉर इनिशियल पेन इसके लिए मैनेजमेंट के लिए तो आप आइस कोल्ड लो, उसके बाद आप वार्म गर्म सेक लगाओ। उससे यदि 3 से 4 दिन में आपका ठीक नहीं होता है, स्टिल यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, तो तब आप डॉक्टर को दिखाओ कि कोई इंजरी तो नहीं हुई है। जी। तो दैट इज आफ्टर 6 to 7 days, इफ द पेन इज नॉट सबसाइडिंग, देन यू शुड गो टू द डॉक्टर। अच्छा, तो अगर पेन सबसाइड नहीं हो रहा है 3-4 दिन में, उसके बाद ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वरना तो अगर 2-3 दिन में हाँ, पेन ये सबसाइड common हो है। जाता है तो घर पर ही हम देख सकते हैं। सर अगला सवाल ये रहेगा कि घुटने के दर्द की पहचान करने के लिए कोई एमआरआई या एक्सरे करने का जरूरत होता है, या फिर कितना इफेक्टिव है कोई एमआरआई या एक्सरे अगर करे तो? यस, बेसिकली ये जो टेस्ट आपने 2 नाम बताया, एक्सरे और एमआरआई, एक्सरे इज द वेरी बेसिक टेस्ट। जी। व्हाट एक्सरे शोज यू इज द बोन। जैसे ये बोन है, जी हाँ। एक्सरे में आपको बोन दिखता है, लेकिन एमआरआई में आपको जो है वो लिगामेंट्स दिखती है। यदि मैं इसको ये करने की कोशिश करूं, तो आप देखेंगे यहाँ जी। पे एक लिगामेंट्स होती है, इसको बोलते हैं ACL या PCL, आप लोग जानते हैं। तो वो आपको तो एमआरआई में आपको लिगामेंट्स दिखती है, सॉफ्ट टिश्यूज दिखता है, और एक्सरेज में बोन्स दिखते हैं। तो जी। जब आपको लगता है कि बोन्स की प्रॉब्लम है, एल्डरली पर्सन्स में यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, तो आप एक्सरे पे जाओ, वहाँ से आपको बोन्स दिख जाते हैं, डिजेनरेशन दिखता है। लेकिन यदि यंग पेशेंट्स में इंजरी होती है, तब आपको एक्सरे में हेल्प नहीं होता है। किसी स्पोर्ट्स पर्सन को यदि क्रिकेट में मोच आ गया हो, लिगामेंट इंजरी हो गया, तो एक्सरे वोंट गिव यू एनी फाइंडिंग, जी। तो तब आपको एमआरआई करना होता है। बट एमआरआई इज डेफिनेटली अ बेटर टेस्ट, मच बेटर देन द एक्सरेज। तो बेसिकली हम एक्सरेज करवाते हैं, और अगर ज्यादा एकदम क्लोज से जानना पड़े, स्पेसिफिक जानना पड़े क्या करवाना है, तो एमआरआई ज्यादा बेटर टेस्ट है। अगला सवाल सर ये रहेगा कि घुटने का अगर दर्द किसी को घर पे हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि शरीर के किसी दूसरे प्रॉब्लम का ये सिम्टम हो? देखिए, कभी कभी दैट इज कॉल्ड रेफर्ड पेन। जो आप कह रहे हो कि पेन तो घुटना में हो रहा है, लेकिन इसका ओरिजिन और कहीं से हो रहा है, तो यूजुअली इस रेफर्ड पेन का ओरिजिन बैक से होता है। अच्छा। कभी कभी यदि आपके स्पाइन में कंप्रेशन आता है, तो उसका रेफरल पेन आपको नी में होता है। बट यूजुअली आपको जो नी पे के पास यदि पेन है, तो वो लोकल पेन ही होता है। रेफर्ड पेन बहुत कम परसेंटेज में देखा जाता है। अच्छा, तो ये कम परसेंटेज में देखा जाता है, लेकिन होता है, लेकिन लोकल ही ज्यादा आपका होता है। अच्छा, ओके। सर अगला सवाल ये है कि घुटने के दर्द से राहत लेने के लिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है? देखिए, घुटने में यदि आप स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो मैंने बोला डिजेनरेटिव डिजीज के बारे में, विच हैपेंस आफ्टर द एज ऑफ 40 और 50, जी हाँ। तो उसमें आपका जो है मोस्टली इट इज नॉन सर्जिकल। जी। क्योंकि घुटना आपका इसलिए खराब हुआ है कि आपने घुटने को मोबाइल नहीं किया है, मोबिलिटी आपने नहीं दिया है घुटने को। तो सर्जरी शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। तो कभी भी मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि ऑलवेज मेक सर्जरी एज द लास्ट ऑप्शन। यस, सर्जरी आई कैन टेल यू कि सर्जरी आर द ऑप्शन इन फ्यू ऑफ द डिजीजेस, फ्यू ऑफ द डिफॉर्मिटीज, लेकिन इनिशियली आप हमेशा नॉन सर्जिकल ऑप्शंस पे जाओ। देयर आर ऑप्शंस, यदि आप उससे फेल होते हो, तब आप लास्ट रिजॉर्ट आप सर्जरी में जाओ। अच्छा। तो नॉन सर्जिकल बहुत सारे मेजर्स हैं जिससे नहीं ठीक हो सकता है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नॉन सर्जरी से ठीक हो सकता है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सर अगला सवाल ये रहेगा कि घुटने के दर्द के लिए फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज पर आधारित ट्रीटमेंट कितने इफेक्टिव होते हैं? यस, ये जो फिजियोथेरेपी आपने वर्ड बोला, जब हम नॉन सर्जिकल की बात करते हैं, तो लोगों के मन में यही आती है फिजियोथेरेपी वर्ड। जब मैं एज ए डॉक्टर किसी को प्रिस्क्राइब करता हूँ कि आप अभी मेडिसिन ले लो और आप फिजियोथेरेपी करवा लो, तो हमेशा पेशेंट को भी समझ में आता है कि हमें फिजियोथेरेपी करवाना है। डॉक्टर भी एक नोमेनक्लेचर दे देता है कि फिजियोथेरेपी करना है। लेकिन ये फिजियोथेरेपी वर्ड क्या है? इट्स ए वेरी
इंटीग्रेटेड वर्ड, इसको सही पहचान ना पेशेंट्स को होती है, ना हम जब डॉक्टर बोलते हैं फिजियोथेरेपी का क्या मतलब हुआ। फिजियोथेरेपी इज ए ब्लैंकेट टर्म जिसके अंदर में मोबिलाइजेशन होता है, जिसके अंदर में इलेक्ट्रोथेरेपी होता है, जिसके अंदर में हाइड्रोथेरेपी होता है। तो इट्स ए ब्रॉड टर्म, कंपोजिट टर्म। तो फिजियोथेरेपी डजंट मीन, अभी जो हम लोग जानते हैं कि फिजियोथेरेपी का मतलब इलेक्ट्रोथेरेपी होता है, सिर्फ एक अल्ट्रासोनिक मशीन लगा दिया जाता है, तो इट डजंट मीन दैट थिंग। फिजियोथेरेपी इज ए ब्लैंकेट टर्म व्हिच इंक्लूड सो मेनी थिंग्स टुगेदर। उसमें मूवमेंट का, मोबिलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फिजियोथेरेपी इज द टर्म यू कैन से कि व्हिच कैन क्योर द पेशेंट विदाउट सर्जरी। जी, ये भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा हमारे लिए, क्योंकि बहुत लोग डायरेक्ट घुटने के सर्जरी करवाने डायरेक्ट चले जाते हैं। तो हमें पहले फिजियोथेरेपी का हेल्प ले लेना चाहिए, या फिर घर पे कोई एक्सरसाइज हो तो वो कर ले, उसके बाद ही सर्जरी जैसा आपने बोला लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। सर, आजकल हम घुटने के ब्रेसेस के बारे में बहुत सुनते हैं, बहुत सारे लोग घुटने के ब्रेसेस का सपोर्ट लेते हैं, तो वो कितना इफेक्टिव है अगर कोई ब्रेसेस यूज कर रहा है तो? यस, इट्स वेरी राइट कि इनिशियली ब्रेसेस व्हाट इट डज, जिसको हम लोग नी कैप कहते हैं, जो आप देवलीना ब्रेसेस कह रही है, हम लोग कॉमन पार्लेंस में कहते हैं नी कैप। जी, हम लोग नी कैप यूज प्रिस्क्राइब करते हैं एज ए डॉक्टर। सी, इट शुड बी फॉर द टेम्पररी पर्पस। जी, नी व्हाट नी ब्रेसेस और नी कैप डज, इट रिड्यूसेस द मोबिलिटी, बेंडिंग को रोक देता है। यदि हम यहाँ पे नी कैप लगा देंगे तो इसको बेंडिंग हम रोक देते हैं। तो हम इनिशियल पार्ट में, जब अभी आपको एक्यूट पेन हो रहा है, तो उस समय इट इज इफेक्टिव, क्योंकि आप जैसे बेंड करोगे आपकी दर्द बढ़ जाएगी। तो फॉर द टाइम बिंग, मे बी 2 days 3 days और 7 days वी कैन गिव, उससे ज्यादा नहीं। जब आपका पेन कम हो जाता है, यहाँ पे ही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स डॉक्टर के बिना एडवाइस के भी, और कभी कभी कुछ डॉक्टर्स भी इसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं मोर देन 1 to 2 weeks। और वहीं पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपने तो पेन कम करने के लिए आपने ब्रेस लगाया था, कैप लगाया था, लेकिन यदि आप लंबे समय तक उसको कर देते हो तो आप मोबिलिटी को घटा देते हो और नी आपका स्टिफ हो जाता है। जी हाँ। आप तो टेम्पररी पर्पस के लिए गए थे डॉक्टर के पास, लेकिन इससे आप लंबा प्रॉब्लम लेके आ गए हो। तो यूज द नी कैप जुडिशियसली फॉर द फ्यूअर डेज, नॉट फॉर द लॉन्गर टाइम। टेम्पररी बेसिस पे यूज कर सकते। सर, अगला जो बहुत ही पर्टिनेंट सवाल मैं इसलिए बोल रही हूँ ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाइयाँ बहुत ज्यादा कॉमनली खरीदते रहते हैं। किसी को घुटने का दर्द हो गया तो हमने कुछ दवाई खरीद लिया, पेन किलर ले लिया, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले लिया ओवर द काउंटर। आपको क्या लगता है ये सारी दवाइयाँ कितनी असरदार है, या फिर हमें ये ओवर द काउंटर मेडिसिन लेनी चाहिए भी या नहीं घुटने के दर्द? जो आपने बताया है, वो जो मेडिसिन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, एनाल्जेसिक्स बताया है, दे आर इफेक्टिव, नो डाउट दे आर इफेक्टिव इन द एक्यूट पेन। हमें देना ही पड़ता है, क्योंकि जब आप पेशेंट्स आपके पास आता है तो फर्स्ट आपका जो एम होता है वो पेन रिडक्शन होता है। जी। तो या तो डॉक्टर देते हैं या वो ओवर द काउंटर जाके ले लेता है मेडिसिन, तो दैट इज नीडेड। लेकिन डेफिनेटली वो जुडिशियसली होना चाहिए, कितना लेना है, कब तक लेना है। बिना डॉक्टर्स के तो लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर के सलाह से भी बहुत लंबे समय तक यदि आप कंटिन्यू करते हो, बहुत सारे लोग स्टेरॉइड भी प्रेफर करते हैं, देते हैं, तो इनिशियली ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप 5 दिन 7 दिन के लिए जस्ट टू रिड्यूस द पेन आपने सही किया, लेकिन आपको उसको लंबा नहीं खींचना है, लंबे समय तक नहीं करना है, बिकॉज यू हैव टू स्विच ओवर टू द मोबिलाइजेशन। आपने पेन कम कर दिया, एक्यूट पेन ओवर हो गया, अब आप उसको मोबिलाइजेशन में चले जाओ, आप रिहेबिलिटेशन में चले जाओ, रिहैब में चले जाओ। जी, क्योंकि पेन किलर्स कभी भी परमानेंट क्योर नहीं होते, जस्ट फॉर द एक्यूट ऑप्शन। बिल्कुल। सर, घुटने के दर्द के लिए ग्लूकोसामाइन सप्लीमेंट्स जो आते हैं, इनके बारे में आपका क्या राय है? ये बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है। मैं भी प्रिस्क्राइब कभी कभी करता हूँ, बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियन, मोस्टली एवरीवन प्रिस्क्राइब्स दिस। यदि देखा जाए तो नॉर्मली ग्लूकोसामिन क्या है? ग्लूकोसामिन इज द सब्सटेंस व्हिच मेक्स द आर्टिकुलर कार्टिलेज। यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक आर्टिकुलर कार्टिलेज, एक लेयर होती है बोन के ऊपर में, और ग्लूकोसामिन उसका एक न्यूट्रिएंट होता है। तो यदि हम कहेंगे कि ग्लूकोसामिन देने से हमारा वो लेयर बन जाएगा, आई डोंट नो कि इसका कितना रोल है, एंड लिटरेचर्स आर देयर इट हेल्प्स, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं हूँ। बहुत कॉस्टली भी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका नी क्यों डिजेनरेट किया है, क्योंकि आपने उसका यूटिलाइज नहीं किया है। आपने यूटिलाइज नहीं किया है, आपने बेंड नहीं किया है, तो ब्लड फ्लो नहीं गया है। यदि आप ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देते हो तो ये सारी चीजें जो है, ग्लूकोसामिन आता कहाँ से है?
ये सारे आपके फूड से आता है, न्यूट्रिएंट से आता है। जी। यदि आप प्रॉपर फूड ले रहे हो तो आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। लेकिन ये दिया जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स का फीडबैक है कि अच्छा लगता है, तो वी गिव इट, बट आई एम नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस थिंग। तो In my practice, left and right, I don't use this term. There are few patients we give, but I'm not very supportive of this. ओके, ऐसे ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन या फिर हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन भी लोग लेते हैं आजकल। आपके हिसाब से वो कब लेना चाहिए? See, again, it is for the acute pain. जब भी हम स्टेरॉइड की बात करते हैं, स्टेरॉइड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी। सबसे ज्यादा पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। जब हमारे नॉर्मल एनाल्जेसिक्स फेल हो जाते हैं तो वी स्विच ओवर टू द स्टेरॉइड, एंड इट इज जेन्युइन, करना भी चाहिए, लॉजिकल भी है। तो जब आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, सपोज क्या होता है कि अभी आप कोई क्रिकेटर है, अब क्रिकेटर है, अभी उसको क्रिकेट खेलते समय इंजरी हो जाती है, ही इज सफरिंग फ्रॉम द रीदिंग पेन, बहुत ज्यादा सीवियर पेन उसको हो रहा है, तो दैट टाइम यू हैव टू इंजेक्ट समथिंग व्हिच कैन गिव द इंस्टेंट रिलीफ। तो ये काफी भी होता है, हम लोग स्टेरॉइड पुश करते हैं और उससे आराम भी हो जाता है। तो दीज आर द टेम्परेरी मेजर्स, वी शुड डू इट और वी आर डूइंग इट। ओके, तो उससे फायदा होता है। जी। सर, ये जो पीआरपी थेरेपी है या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जिसे बोलते हैं, ये घुटने के दर्द के लिए कितना इफेक्टिव है? ये आपने सही टर्म्स यूज किया है। आजकल बहुत सारे पेन क्लिनिक्स में, जहाँ भी मैं कलकत्ता में हूँ या दिल्ली, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, तो आजकल पेन क्लिनिक्स में इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। देर आर सो मेनी सेंटर्स आर डूइंग इट एंड दे आर क्लेमिंग दैट इट्स ऑफ यूज, एडवांटेज भी है, दे आर सेइंग द पेशेंट टेस्टिमोनियल ऑल्सो। उसमें क्या होता है कि आप प्लाज्मा को ये करके, रिफाइन करके, चेंज करके वहाँ से आप चेंज कर देते हो इसके कंटेंट्स को। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा यूज है, एंड यू शुड नॉट गो इन दैट कॉम्प्लिकेटेड वे। ओके, इन माय व्यू, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीटमेंट इज द सिंपल ट्रीटमेंट। जी, जस्ट गो टू द बेसिक्स, आप बेसिक्स पे जाओ, उसी से ठीक होता है। डोंट ट्राई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जी बिल्कुल। आप नी के ट्रीटमेंट को जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। जी हाँ। गो टू द बेसिक्स। तो मेरा कहने का है कि आपका घुटना इसलिए खराब हुआ है कि आपने घुटने को बेंड नहीं किया है। तो आप घुटने को बेंड करो। घर में आपकी जितनी एक्टिविटीज हैं जिसमें नी बेंड हो सकता है, सीढ़ी चढ़ना है, घर में यदि आप पोछा लगा सकते हो तो वो काम करो, बैठ के पूजा कर सकते हो, बैठ के जो जो काम कर सकते हो करो। आई ऑलवेज टेल पेशेंट्स सरप्राइजिंगली कि आप इंडियन टॉयलेट यूज करो। आई कैन टेल कि आई एम द ओनली डॉक्टर हु प्रमोट्स इंडियन टॉयलेट्स, कि आप अभी भी कबोर्ड को छोड़ो, इंडियन टॉयलेट्स में आओ, आपका कभी भी घुटना खराब नहीं होगा। तो ये है, तो गो टू द बेसिक्स। आपको जो पीआरपीज हैं, कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं। आई कैन नॉट से कि ऑल आर रॉन्ग, बट आई डोंट सपोर्ट देम। ओके ओके। तो सर, जैसा आप बेसिक्स के बारे में अभी बात कर रहे थे कि घर के बेसिक जो काम है ये अगर हम करें तो ज्यादा समय तक हम घुटने के दर्द को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल करना चाहूंगी, हमारा जो लाइफस्टाइल है आज का, उसमें ऐसी कौन सी छोटी छोटी बेसिक चेंजेस हम ला सकते हैं या फिर प्रैक्टिसेस हम रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं ताकि हम घुटने के दर्द को ज्यादा टाइम तक अवॉइड कर सकें? यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो लाइफस्टाइल जो हमारी होती है वो चेंज हो गया है। हम जो 50 साल पहले, जो आप ये बात देवलीना ये करो, इमेजिन करो कि जो 50 साल पहले जो तुम्हारी दादी जो काम करती थी, नानी जो काम करती थी, आप तो वो काम अभी नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको वो काम करने तो नहीं बोल सकता हूँ। वो जो घर पे चक्की पीसती थी, घर पे मसाला ये करती थी, तो वो सारा कुछ तो आप नहीं कर सकते हो। आई कैन नॉट टेल यू टू डू दोज वर्क। लेकिन अभी जो आप करते हो, यू आर इन द कॉर्पोरेट जॉब। अब इसमें आपको मैं वही चीज बताना चाहता हूँ जिसमें कि आप वो कर सको। पर्पस क्या है कि इन बोथ द थिंग्स, वहां पे नी बेंड होना चाहिए, नी स्क्वाट होना चाहिए। जो भी आप एक्टिविटी करो, यदि आप ऑफिस जॉब में हो तो भी आप कोशिश करो कि सारा दिन चेयर पे बैठना नहीं है। कभी कभी आप स्क्वाट कर लो, कभी कभी आप नी बेंड कर लो। यदि आपको सीढ़ी चढ़ने का मौका मिले तो आप हमेशा उसको यूटिलाइज करो। सीढ़ी लो, लिफ्ट यदि जहां तक आप कर सकते हो, 4th फ्लोर 5th फ्लोर तक। अभी तो मैं देखता हूँ कि लोग 1st फ्लोर भी लिफ्ट से ही जाते हैं जी। मतलब लिफ्ट है तो सीढ़ी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको उल्टा करना होगा, यदि सीढ़ी है तो लिफ्ट का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जहां तक आप कर सको। यदि आपको और ऊपर जाना है, सपोज आप 2 फ्लोर तक जा सकते हो सीढ़ी से, आज 2 फ्लोर तक जाओ, उसके बाद आप लिफ्ट से नीचे उतर जाओ, फिर आप 3rd फ्लोर पे जाओ 2 दिन के बाद।
उसके बाद इस तरह से करते करते आपकी थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगी और एक दिन आप 10th फ्लोर तक भी जा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, मॉडलिटीज हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये बहुत सही कहा सर आपने कि वी शुड ऑलवेज टेक द स्टेयर्स लेने चाहिए, लिफ्ट कम लेना चाहिए। तो सर घुटने का दर्द अगेन, इससे राहत मिलने के लिए हम बहुत सारे लोगों को आजकल ओबीज देखते हैं, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वेट मैनेजमेंट आज के डेट में घुटने के दर्द के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, घुटने के दर्द को अवॉइड करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये ओबेसिटी और नी जो है काफी इंटरलिंक्ड है जी। मतलब यू कैन से दिस ए विशियस साइकिल। क्या होता है कि जब आप ओवरवेट होते हो तो आपके घुटने पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जी हाँ। और आप चलना अवॉइड करते हो, मूवमेंट अवॉइड करते हो। जैसे ओबेसिटी होती है, आपके घुटने में प्रेशर पड़ रहा है और आपकी मोबिलिटी भी कम होती जा रही है। जी। इससे क्या होता है कि जब आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है तो और आपका वेट गेन होता है। जी हाँ। और वेट गेन जब हो रहा है तो नी पे प्रेशर पड़ रहा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बढ़ रहा है। तो दिस काइंड ऑफ विशियस साइकिल इज देयर। करेक्ट। तो आपको एक चीज यदि ठीक करते हो तो दूसरा चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो यदि आप नी ठीक कर पा रहे हो, यदि मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप चलो सारा दिन में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर वॉक करो, तो बोलते हैं डॉक्टर मैं तो चल ही नहीं पाती हूँ, मैं तो 100 मीटर नहीं चल पाती हूँ, तो मैं कैसे वॉक करूँ? तो यदि मैं उनको बोलूँ वेट रिडक्शन करो तो चल ही नहीं पा रही है। तो वी डॉक्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि पहले आप उनको चलाओ, सिर्फ ये मत लिख दो कि डू द वेट रिडक्शन। आप उसको तरीका बताओ कि वेट रिडक्शन करेगी कैसे। जी हाँ। तो आप उसको क्या करो कि कम से कम नी ठीक करके 100 200 400 मीटर पहले चलाओ, फिर उसके बाद वो हाफ किलोमीटर चलेगी, फिर 1 किलोमीटर चलेगी, फिर 2 किलोमीटर चलेगी। तो आप नी ठीक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी ओबेसिटी कम हो जाएगी। तो दोनों लिंक्ड है। यदि आपको वजन कमाना होता है तो द बेस्ट एक्सरसाइज इज द स्क्वाटिंग। ओके। और आपका नी खराब है तो आप स्क्वाट ही नहीं कर सकते हो। और कभी कभी डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं कि आप नी कैप यूज करो, स्क्वाट मत करो। जी। तो पेशेंट को और भी दिक्कत हो जाती है। तो ऑलवेज ट्राई टू, जहां तक हो सके आप नी को बेंड करो, थोड़ा पेन लेके भी बेंड करो, पेन किलर लेके भी बेंड करो, लेकिन बेंड करना चाहिए। इससे आपकी ओबेसिटी भी कम होगी और आपका नी भी हेल्दी रहेगा। जी, बहुत ही अच्छा बोला सर आपने, ये इंटरलिंक्ड है, तो दोनों से हेल्प हो सकता है। ओबेसिटी कम करने के लिए नी के एक्सरसाइजेस जरूरी है, नी को बेंड करना बहुत जरूरी है, और ऑब्वियसली अगर ये करेंगे हम तो घुटने का दर्द भी कम होगा। तो सर घुटने के दर्द के लिए, जैसा कि हम नी बेंड करने का बात अभी कर रहे थे, कोई स्पेशल एक्सरसाइज है या स्ट्रेच है जो हम घर पे रेगुलरली कर सकते हैं? किसी को अगर रेगुलर नी पेन होता है तो कोई हल्का ऐसा एक्सरसाइज है जो कर सकता है वो घर पे? यस, देखिए कुछ आपके कुछ मनोवर्स होते हैं, वो मनोवर्स यदि आप करते हो, बस कोशिश ये रहना चाहिए कि नॉर्मली जब हम नी को बेंड करते हैं तो द स्क्वाट एंगल इज 40 डिग्री। आप जितना ज्यादा बेंड कर सकते हो नी को, ये आप जैसे ये है यहाँ पे, आप जितने ज्यादा नी को बेंड करते जाओगे उतना ज्यादा अच्छा होता है ये, ठीक है ना। तो आपके कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं नॉर्मल, आप चाहो कि आपके रूटीन में, डेली रूटीन में वो सारी एक्सरसाइजेज आ जाएं जिससे कि आप नी को बेंड कर सकते हो। तो जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि द फर्स्ट थिंग यू डू, यू गो टू द वॉशरूम। तो यदि आपके पास इंडियन टॉयलेट्स हैं, पहले क्यों नहीं किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता था? आप यही समझो कि 50 साल पहले मेडिकल साइंस तो इतना डेवलप नहीं था जी। अभी 50 साल में मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गया है। वी आर थिंकिंग अबाउट लर्निंग अबाउट द रोबोटिक नी सर्जरीज। तो मेडिकल साइंस डेवलप हो गया है, सर्जरी काफी डेवलप्ड हो गया है, एआई बेस्ड सर्जरी आ गया है। बट व्हाट हैपेंड टू द नी, जिसके लिए ये सारी चीजें आई है जी, वो तो और खराब ही होता जा रहा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 50 साल पहले का नी हेल्थ और अभी का नी हेल्थ इन द पॉपुलेशन कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो आप बोलोगे 50 साल पहले बहुत अच्छा था। मेडिकल साइंस जो नी के लिए बना था उस समय और अभी में क्या ज्यादा अच्छा है? तो 50 टाइम्स ज्यादा अच्छा हो गया है। ज्यादा अच्छा है जी। तो जिसके लिए हमने ये टेक्नोलॉजी बनाई है वही जब डैमेज होता जा रहा है तो फिर टेक्नोलॉजी का क्या यूज है जी। आप टेक्नोलॉजी नी हेल्थ के लिए बनाए हो, नी खराब होता जा रहा है, लेकिन आपका टेक्नोलॉजी अच्छा होता जा रहा है जी। तो मैं वही कहता हूँ कि गो टू द बेसिक्स। जब आप सिंपल स्क्वाट करते हो तो आपकी 4 मसल्स बहुत एक्टिव होती है। एक सबसे थाई का मसल्स होता है जिसको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं जी हाँ। एक ग्लूटियस का मसल्स होता है, एक बैक का मसल्स होता है और एक हैमस्ट्रिंग्स होता है। ये चारों मसल्स जो है वो काफी एक्टिव हो जाते हैं ये सिंपल सा स्क्वाट करने से जी। और इससे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आप अपने प्रैक्टिस में वो सारी एक्सरसाइजेज को लाओ, वो सारे मैनूवर्स को लाओ जिससे नी बेंड होता हो। तो इन शॉर्ट सर आपका कहना है कि घर के जो रेगुलर काम काज है वो अगर हम रेगुलरली करें, बैठ के करें तो आसानी रहेगी सबको,
घुटने के दर्द में। तो जैसा कि अभी आप बोल रहे थे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बारे में, तो ऑब्वियसली साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, बहुत सारे नए सर्जरीज भी आ गए हैं। तो ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड सर्जरी है घुटने के दर्द को लेकर जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि घुटने का दर्द इतना बढ़ रहा है सबके घर में। तो ऐसी कोई सर्जरी है या कोई इलाज है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए? देखिए, यूजुअली क्या होता है, आर्थ्रोस्कोपी होता है। 2 तरह की सर्जरी होती है। मैं अभी इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये एंटायरली मेडिकल थिंग है। लेकिन एज़ ए पेशेंट जो आपको जानना चाहिए, वो है कि एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें एक्यूट, यदि किसी का एक्यूट लिगामेंट इंजरी हो गया है, तो हम लोग एक्यूट ये आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। अदरवाइज़ हमेशा जो हम लोग का नी रिप्लेसमेंट होता है, वो आजकल काफ़ी उसमें एडवांसमेंट आ गई है। जी हाँ। ये रोबोटिक सर्जरी आ गई है, उसमें एआई बेस्ड हो गई है, नेविगेशन बहुत अच्छा हो रहा है, तो काफ़ी डेवलप्ड होता है। अच्छे-अच्छे सेंटर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज़ मैनर में ट्रीटमेंट्स होती है इसकी। जी। तो ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। जब आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी तो यू ट्राई टू गो द बेस्ट सेंटर, वहाँ पे है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको उस स्टेज में नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि नेवर थिंक कि नी रिप्लेसमेंट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एवरीथिंग। यू डोंट थिंक कि यहाँ करने के बाद, रिप्लेसमेंट करने के बाद अब तो मैं अच्छी हो गई हूँ। द प्रॉब्लम कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। जी। तो ये सही नहीं है कि आपको सोचना है कि भाई नी रिप्लेसमेंट करवा लिया तो जिंदगी मजे में चल रही है। अब वैसा नहीं हो सकता है, उसके बाद भी प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल। तो सर आजकल एक्यूपंक्चर भी बहुत कॉमन है। एक्यूपंक्चर, ड्राई नीडलिंग, बहुत लोग आयुर्वेदा का भी सहारा ले रहे हैं। तो इन सब थेरेपीज के बारे में आपकी क्या राय है? यस, दीज आर द पैरामेडिकल ट्रीटमेंट्स। ये है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट हम लोग कहते हैं इसको। ये इफेक्टिव होता है, बट दिस ओनली फॉर द रिलीविंग ऑफ द पेन। जब आप जैसे ड्राई नीडलिंग कहते हो या एक्यूपंक्चर कहते हो, इसका एक मैकेनिज्म होता है। ये कैसे इफेक्टिव होता है, सपोज आपका नी है, यहाँ पे पेन हो रहा है। यदि आप यहाँ पे ड्राई नीडल करते हो ना, तो यहाँ से जो पेन आपके ब्रेन में जाता है जी। वो क्या करता है, आपके जो इंटरनल पेन है उसको ब्लॉक कर देता है। इसको बोलते हैं, मेडिकल टर्म में बोलते हैं, गेटेड थ्योरी बोलते हैं। यदि आपको एक पेन आता है, बड़ा पेन आता है, तो आप छोटे पेन को भूल जाते हो। अच्छा। अपनी लाइफ में भी आप देखे होंगे जी। कि आप छोटे पेन से परेशान हो रहे हो, कोई बड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, आप छोटे पेन को भूल जाते हो। बिल्कुल। तो यही होती है, जब ड्राई नीडलिंग होती है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, सुई चुभ रही है तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो उसमें जो आपका ये नैगिंग पेन था नी वाला, वो तो धीरे धीरे करके था, तो आप उसको भूल जाते हो। तो वो तो सप्रेशन हो गया। फिर जैसे वो ड्राई नीडलिंग खत्म हुआ, फिर तो वो अपना आगे बढ़ जाता है, फिर से पेन आ जाता है। तो वही मैकेनिज्म होता है। एक्यूपंक्चर का भी वही होता है और ड्राई नीडलिंग का भी वही होता है। जी हाँ। और आपने जो बताया आयुर्वेदिक थेरेपी का, हाँ, दे आर इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव मेजर्स है इसमें। एक वस्ती थेरेपी होती है जो केरला पंचकर्मा का पार्ट होता है। उसमें ऑयल होता है, उसमें एरोमेटिक ऑयल होता है, और हम लोग मेडिकेटेड ऑयल वहाँ पे वार्म ऑयल देते हैं। तो दीज आर द इफेक्टिव मेजर्स, बट डेफिनेटली दीज ऑल आर सिम्टोमेटिक। दीज डजंट causes regeneration of your knee, which is the main cause of osteoarthritis. तो आपको उस चीज पे फोकस करना है कि जिसमें रीजेनरेट होने का। राइट। आप हम लोग जितने सारे ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, दे आर जस्ट फॉर द पेन रिलीविंग थिंग। ये भी परमानेंट इलाज नहीं है। जी। सर आप डेली बेसिस पे बहुत सारे मरीजों को देखते होंगे, तो बहुत सारे मरीजों को जिनको घुटने का दर्द रेगुलरली होता है, जो आपके पास आते हैं इलाज करवाने के लिए, आप जरूर उनमें से बहुत लोगों को बहुत सारी गलत फहमियां के बारे में बताते हुए सुनते होंगे। सबको पता नहीं होता है कि क्यों घुटने का दर्द हो रहा है, या जो इलाज किसी और ने उनको करवाने बोल दिया है तो वो सही है कि नहीं। बहुत सारी गलत फहमियां हैं, हम सब में ही है। तो ऐसे कोई पेशेंट के बारे में हमारे साथ अगर आप शेयर करें, जो आपके पास आए थे कुछ गलतफहमी लेकर, आपने वो क्लियर किया और सही दिशा दिखाया उनको। कि यार डेफिनेटली, यदि मैं याद करूं तो टिल नाउ आई हैव ट्रीटेड मोर देन 1.5 लाख पेशेंट्स ऑफ नी। although I am a neurologist, लेकिन पेन, being a pain specialist, पेशेंट कम्स टू मी एंड मेरे 60 to 70% पेशेंट जो होते हैं वो नी के ही होते हैं। तो मुझे एक दो पेशेंट्स याद हैं, यदि जब आप एग्जांपल देने बोल रहे हो, तो फर्स्ट एग्जांपल मेरे को याद है कि 4-5 years बैक एक मैं अपने क्लिनिक में था, तो एक पेशेंट आया, ही वॉज 75 year old, मे बी 75-76। तो उन्होंने आके मेरे पास एक लिफलेट थी मेरी, फ्लायर्स थी, उसमें लिखा हुआ था सफरिंग फ्रॉम नी पेन।
गेट कम्प्लीटली क्योर्ड विदाउट सर्जरी। जी। तो वो लेके मेरे पास आए, डॉक्टर साहब ये आपका ही है क्या? तो मैंने बोला हाँ सर मेरा ही है। तो ये जो आप प्रचार कर रहे हो ये सही है क्या? तो मैंने बोला हाँ सर ठीक तो होते हैं। आई वॉज वेरी हम्बल, वेरी मॉडेस्ट। तो ही वॉज बिट हार्श। उन्होंने बोला क्या कि देखिए डॉक्टर साहब ये जो आप बोल रहे हो बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो कि बिना नी रिप्लेसमेंट के आप नी ठीक कर रहे हो। मैं इंडिया का सबसे जो बेस्ट नी रिप्लेसमेंट सेंटर है वहाँ पे मेरी सर्जरी बुक्ड थी। मैं वहाँ पे सर्जरी होने वाली थी, बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट, दोनों नी एक साथ करना था। और वहाँ पे मैं गया था और अचानक सर्जरी के एक दिन पहले मेरा शुगर शूट अप हो गया बिकॉज आई एम हाई डायबिटिक। तो उन्होंने सर्जरी पोस्टपोन कर दिया और बोला कि आप कलकत्ता चले जाओ और आप पहले ये शुगर ठीक करवा के आओ, फिर मैं सर्जरी का देखता हूँ। अभी भी मेरे सारे पैसे वहीं पे पड़े हुए हैं, मेरा पैसा भी रिफंड नहीं हुआ है और आप यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हो कि बिना सर्जरी के आप ठीक कर दोगे। तो उसको फिर मैंने समझाया कि हाउ आई डू विदाउट सर्जरी। तो ही गॉट कन्विंस्ड। उसको लगा कि डॉक्टर साहब ये है। तो मैंने बताया कि मैं जो ट्रीटमेंट का वे है, मैं स्क्वाटिंग प्रमोट करता हूँ, मैं उसके बाद जो वहाँ पे कुछ केरला पंचकर्मा थेरेपी देता हूँ, कुछ वैक्स थेरेपी देता हूँ, कुछ लेजर थेरेपीज देता हूँ पेन रिड्यूस करने के लिए, और मेनली मोबिलाइज करके उनके नी को मैं नॉर्मल मूवमेंट करवाता हूँ। मेरे पास एक 4 स्टेप स्टूल थेरेपी है जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये क्या चीज़ होती है। तो वो सारा कुछ मैंने समझाया उनको, तो ही गॉट कन्विंस्ड। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर यदि सही हो जाता है तो मैं भगवान के घर में आपका फोटो लगाऊंगा। तो मैं बोला ठीक है, देखते क्या होता है। और फिर वो उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन दिया, मैंने कुछ माइल्ड पेन किलर्स दिए और उनको मैंने ये कर दिया, फिर वो चले गए। आफ्टर 15 डेज ही केम इन माई चेम्बर, जब उनका नंबर आया और बिना कुछ पूछे वो स्क्वाट करने लगे। अच्छा। तो मुझे याद नहीं था, आई सी सो मेनी पेशेंट्स, मोर देन 50-60 पेशेंट्स ए डे, मुझे याद नहीं था। तो मैंने बोला ये अचानक ऐसा क्यों कर रहा है? तो तब बोला डॉक्टर आपको याद नहीं है? व्हेन आई सॉ हिज नेम एंड माय दिस प्रेस्क्रिप्शन देन आई गॉट टू नो ही इज द सेम पर्सन। बोला कि डॉक्टर ऑलमोस्ट ठीक हो गया हूँ, अभी तो 15 दिन ही हुए हैं एंड आई एम फुली कन्विंस्ड कि मुझे 2 से 3 महीने में तो बिल्कुल अच्छा ही हो जाऊंगा और आप अपना अच्छा सा फोटो दो, भगवान के घर में लगाना है। तो दैट वाज सो थ्रिलिंग थिंग। तो मुझे लगा कि दिस इज द राइट थिंग एक डॉक्टर कैन गेट, इससे ज्यादा बड़ा क्या मिल सकता है आपको। तो ये पॉसिबल है, ये इट्स नॉट ए स्टोरी ऑफ वन पेशेंट। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं किया, मैं बस उनको बोला कि हैव टू गो टू द बेसिक। काफी इंसाइटफुल कहानी सर आपने हम सबके साथ शेयर की। मैं आपसे जानना चाहूंगी इसके अलावा भी अगर कोई क्रॉनिक पेन की कहानी आप हम सबको बताना चाहते हैं जो आपने आपके ही किसी पेशेंट के साथ होते हुए देखा है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। यस, जैसे मैंने पहले कहा स्टोरी, एक और भी मुझे याद आ रहा है। ये हमारे प्रैक्टिस में कलकत्ता में जितने न्यूरोलॉजिस्ट हैं या ऑर्थोपेडिशियंस हैं उन्हें बहुत सारे बांग्लादेश के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। और जब भी बांग्लादेशी में कोई क्रॉनिक पेन होता है, रिलेटेड होता है, तो डेफिनेटली वो कलकत्ता में ओपिनियन लेते हैं। तो मुझे याद है एक लेडी थी जो जब हमारे पास आई थी, उनको डॉक्टर ने बताया था कि आपको नी रिप्लेसमेंट करना होगा, घुटने का काफ़ी बढ़ गया प्रॉब्लम, तो बट उनको नहीं करवाना था। और जब वो आई थी तो इस स्टेज में थी कि वो चेयर पे बैठ के भी हार्डली वो लोग जो नमाज पढ़ने का जो होता है तो दे फॉलो इट वेरी रिलीजियसली। और वो चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ती थी, तो शी नेवर लाइक्ड इट। उनको हमेशा लगता था कि ये अल्लाह के सामने इंसल्ट हो रहा है तो हमें नहीं करना चाहिए, बट लेकिन उनके पास ये ऑप्शन नहीं था। और जब उनको ये बताया गया कि नी रिप्लेसमेंट के बाद भी आप नील होके आप ये नमाज नहीं पढ़ पाओगे, तो शी वॉज नेवर विलिंग। तो किसी ने मेरा एड्रेस दिया उनको और उसके बाद वो मेरे पास आई। तो मैंने बोला कि ये ऑप्शन है कि बिना सर्जरी के आप ठीक हो सकते हो और आप चेयर पे ना बैठ के आप जमीन पे बैठ के नेचुरल वे में आप नमाज पढ़ सकते हो जी। उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया और शी स्टेड हियर फॉर 15 to 20 डेज। और उसके बाद जब वो जाने लगी तो ऑलमोस्ट वो नॉर्मल वे में नील होके नमाज पढ़ पा रही थी, जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। तो वो वहां से मेरे को फोन की एक बार कि डॉक्टर जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो अल्लाह से पहले मैं आपका ये याद आता है, चेहरा याद आता है कि आपके कारण आज मैं इस स्टेज में हूँ। तो ये इस तरह के जो सेटिस्फैक्शंस होते हैं, पेशेंट फीडबैक्स होते हैं, किसी डॉक्टर के लिए बहुत ही बड़ा होता है। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर नॉन सर्जिकल ऑप्शन, जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का। जी,
ये भी काफी इंसाइटफुल कहानी थी सर। थैंक यू व्यूअर्स के साथ ये कहानी शेयर करने के लिए। तो सर, जो लोग क्रॉनिक घुटने के दर्द से रोज जूझ रहे हैं, उनके लिए आपकी सबसे अहम सलाह क्या रहेगी? ओके, ये बात, इसमें सबसे जरूरी वो है कि आप किसी भी तरह से नी का मूवमेंट बढ़ाओ। जी। आप अपने ये मूवमेंट को डे टू डे एक्टिविटी में भी ला सकते हो, या किसी तरह से स्पेसिफिकली योगा के थ्रू करो या किसी फिटनेस ट्रेनर के थ्रू करो, लेकिन आपको नी को बेंड करना है। तो ये आपके लिए सबसे जरूरी है कि इन एनी वे यू हैव टू बेंड योर नी। सर, ये तो रहा हमारा जेनरिक जो सवाल थे हमारे, उसका सेक्शन। इसके बाद हमारे पास एक रैपिड फायर सेक्शन है। उसमें हमारे पास 8 to 10 क्वेश्चंस है, जहाँ पे मैं 2 चीजों के नाम आपको बोलूंगी और आपके दिमाग में उन 2 चीजों के बीच में जो भी कनेक्शन है मेडिकली आपको लगता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ घुटने का दर्द, वो आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। हमारा पहला सवाल ये है कि एक ऐसा कौन सा फूड है जो कि जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है? यस, एनी काइंड ऑफ हाई फाइबर डाइट और जिसमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ज्यादा हो, जी स्पेसिफिकली नी के लिए आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी फूड व्हिच इज वेरी गुड फॉर द नी, बट एनी हेल्दी फूड्स। आपको कुछ फूड्स अवॉइड करने हैं, मैक्सिमम फूड्स में आपको अवॉइड करने हैं, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट है, रेड मीट्स है, ये सब अवॉइड करने हैं। लेकिन कौन सा फूड स्पेसिफिक है नी के लिए, आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्पेसिफिक फूड व्हिच इज गुड फॉर द, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी, रेड मीट जैसे चीजें हमें चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें यूरिक एसिड ज्यादा होता है वो अवॉइड करनी है। चाहिए। ठीक है। तो अगला सवाल जो ये है वो, घुटने के दर्द में सर आइस ज्यादा हेल्पफुल होता है या फिर हीट ज्यादा हेल्पफुल होता है? घर पे हमें क्या यूज करना चाहिए, आइस या हीट? यस, ये दोनों। आइस इज गुड फॉर द एक्यूट पेन, बहुत फास्ट रिलीफ देता है, बट सब एक्यूट के लिए यदि आपका पेन 1-2 दिन से ज्यादा लंबा हो रहा है तो यू हैव टू गिव द वार्म कंप्रेस। ओके। फॉर द एक्यूट पेन कोल्ड, सब एक्यूट इज वार्म। ओके। तो सर, जिसका समझिए नी पेन नहीं है, घुटने का दर्द नहीं है, अगर किसी को, उसके लिए घर पर करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या होगा? एक्सरसाइज आप या तो कुछ प्रॉप्स लेके कर सकते हो, या नहीं तो नॉर्मल स्क्वाट कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो विंडो होता है, विंडो के जो रॉड होते हैं, आप उसको पकड़ो, बहुत सपोर्टिव होता है, उसमें सपोर्ट होता है, और आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्क्वाट करो। जी। तो वो सबसे अच्छा, बहुत ही कॉमन है, सबके घर में खिड़कियां होती है, रॉड्स होते हैं, आप पकड़ो उसको जिससे कि टूटे नहीं जी। और उसके बाद आप स्क्वाट करो। तो स्क्वाट सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज होगा घुटने के दर्द के लिए। ठीक है। अगला जो सवाल है वो ये है कि अगर कोई घुटने के दर्द से जूझ रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी गलती क्या होगी जो अवॉइड करनी है उसे? देखिए क्या होता है कि जो मैंने 2-3 चीजें बताई, आपने सबसे पहले नी ब्रेसेस बताया था। जी। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब नी पेन होता है तो नी ब्रेसेस को काफी लंबे समय तक वो यूज कर लेते हैं। जी। तो दैट इंक्रीजेज द स्टिफनेस। एक वो होता है। पेन किलर्स, जो वो मिस्टेक करते हैं कि पेन किलर काफी लंबे समय तक लेते हैं, एंड एवरीवन यू नो दैट पेन किलर कितना ज्यादा गेस्ट्रो इसमें अल्सर करता है, गैस्ट्रिक अल्सर करता है, लीवर पे असर करता है, किडनी पे असर करता है। बहुत सारे लोग लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने लगते हैं। अच्छा। तो ये सब सारी चीजें जो है वो मिस्टेक्स करते हैं। ओके। और उसके बाद एक ये भी मिस्टेक होती है कि दे गो टू द सर्जरी। अच्छा। मैं नहीं कहता हूँ कि सर्जरी इंटायरली यूजफुल नहीं है, बट आपको सर्जरी लेने में यू शुड टेक द डिसीजन, यू शुड डेफर इट। जैसा कि आपने बोला, इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। उसमें आप जल्दीबाजी मत करो, सर्जरी लेने में जल्दीबाजी मत करो। तो सर सोचिए, अगर मुझे घर पे घुटने का दर्द अचानक से किसी दिन हुआ, मेरे लिए क्विक फिक्स एक क्या रहेगा? मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जो कि मुझे इजीली आराम मिल सके? देखो, ये सबसे जरूरी तो पेन किलर है। आपको घर पे पेन किलर होता है, पैरासिटामोल्स होते हैं, वो आप खाओगे। आप 650 ले सकते हो, 1 ग्राम ले सकते हो, या दूसरे एनाल्जेसिक्स होते हैं, इट्रोकॉक्सिब होते हैं, ट्रामाडोल्स होते हैं, अल्ट्रासिट नाम से आता है। तो वो कुछ कुछ आपके घर में रहता है, आप यूजुअली यूज करते हो। इससे यदि नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, इंजेक्शंस लेते हो, इंजेक्शन लेते हो, या कभी कभी स्टेरॉइड भी लेते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक्यूट पेन से रिलीफ देती है। डेफिनेटली आप कोल्ड कंप्रेस करते हो, वार्म सेक करते हो, वो सब चलता है, तो इससे आपको आराम मिल जाती है। लेकिन यदि आप इससे भी आराम नहीं होता है तो समटाइम्स यू नो कि आपको ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी भी करवानी पड़ जाती है। यदि आपके लिगामेंट्स रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, पेन कंटिन्यू करता है, तो यू हैव टू गो फॉर ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी आल्सो।
तो वो तो डिफरेंट स्टेजेस है पेन का। तो डिपेंड करता है कैसा पेन है, उसके ऊपर ही इलाज डिपेंड करेगा। कोई एक क्विक फिक्स हर एक पेन के लिए नहीं हो सकता। सर कोई ऐसे सप्लीमेंट्स है जॉइंट्स के लिए जो आप पर्सनली रेकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों को? अभी तो मार्केट में बहुत सारे हैं सप्लीमेंट्स है, ग्लूकोसामिन के नाम से बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, और आप देखेंगे तो उसके बहुत सारे पेशेंट्स टेस्टिमोनियल्स भी हैं कि हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो आई कैन नॉट टेल आउटराइटली कि ये सब यूज नहीं होता है। जी हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा यूजफुलनेस है इस नी के ट्रीटमेंट में। ओके। देयर आर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, लोग लेते भी हैं, ठीक भी हो रहा है, बट आई डोंट थिंक यू हैव टू गो फॉर दोज थिंग्स। ओके। जो नहीं लेते हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, जो लेते हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि दैट कुड बी अ प्लेसिबो इफेक्ट आल्सो। तो सप्लीमेंट्स लेना ही चाहिए ऐसा नहीं है? जरूरी नहीं है। हेल्दी घुटने के लिए आप नॉर्मल रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, वही ज्यादा अच्छा है। आजकल दो चीजें बहुत कॉमन है, एक तो है इवनिंग पेन और एक है मॉर्निंग स्टिफनेस। सर इन दोनों में से किस चीज को ट्रीट करना फॉर अ डॉक्टर ज्यादा डिफिकल्ट है? यस, आपने जो ये बताया ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और वी डॉक्टर रियली डिफरेंशिएट फ्यू डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिम्टम्स। जी। कुछ जो पेन होते हैं वो मॉर्निंग में मैनिफेस्ट करते हैं, और कुछ पेन इवनिंग में मैनिफेस्ट करते हैं। यूजुअली जो ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन होते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, वो जितने इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग होते मैनिफेस्ट करते हैं। जब हम उठते हैं सवेरे में तो सूजन रहती है, वहाँ पे स्टिफनेस रहता है, हम चल नहीं पाते, बेड से उतर नहीं पाते हैं। ओके। और कुछ चीज़ें जो न्यूरोपैथिक पेन्स होती है, जो नर्व रिलेटेड होती है, ये तो जॉइंट रिलेटेड हुआ, और जो नर्व रिलेटेड होती है वो यूजुअली शाम को मैनिफेस्ट करती है। इसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी के जो पेन होते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो होते हैं, तो ये सारे शाम को जब आप सोने जाते हो तब मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये, और इसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। जी हाँ। क्योंकि हमारा अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट अलग है और न्यूरोपैथिक पेन का ट्रीटमेंट अलग है। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, और पेशेंट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है कि उनको पेन कब हो रहा है। और इसका इलाज अलग हो जाता है। जब यदि न्यूरोपैथिक पेन है तो उसका इलाज अलग होता है, और आर्थराइटिक पेन है तो इसका इलाज अलग होता है। ओके। तो सर 3 चीजें हैं, एक है स्विमिंग, दूसरा है रनिंग एंड थर्ड इज साइकिलिंग। क्या ये तीनों चीजें घुटने के दर्द के लिए इक्वली इफेक्टिव हैं, हेल्पफुल हैं, या फिर घुटने के दर्द में इनमें से कुछ को अवॉइड भी करना चाहिए? यदि मैं तीनों को कंपेयर करूं, स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग को, तीनों चीजों में जो सी व्हाट इज माय फोकस व्हेन आई डील अबाउट द नी पेन, माय फोकस इज नी मूवमेंट। जी हाँ। तो जिस भी तीनों मनूवर में, तीनों एक्सरसाइजेस में, देयर आर 3 काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस यू हैव मेंशन्ड, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रनिंग। तो जिसमें सबसे ज्यादा नी का बेंडिंग होगा, दैट इज मोर इफेक्टिव देन द अदर्स। ओके। तो आप ऐसे देखोगे कि सबसे ज्यादा साइकिलिंग में आपके नी बेंड होते हैं। करेक्ट। तो दैट शुड बी, लेकिन क्या होता है कि यदि आपके नी में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप साइकिलिंग कर ही नहीं पाओगे। जी। तो आपको ग्रेडेड वे में, फेज्ड वे में करना होगा। तो फर्स्ट यू स्टार्ट विद द स्विमिंग। स्विमिंग ऐसा एक्सरसाइज है, इसको बोला जाता है कि आप पैसिव एक्सरसाइज कर रहे हो। स्विमिंग से क्या होता है कि जब आप वाटर पे फ्लोट कर रहे होते हो तो आपको ग्रेविटी 0 हो जाती है। जी। तो उस समय जो आपके मूवमेंट्स है वो बहुत इजी हो जाते हैं, सारे मूवमेंट्स। तो इफ यू आर हैविंग ए सीवियर पेन तो आपको स्विमिंग बड़ा आसान लगेगा। तो फर्स्ट आपने स्विमिंग कर लिया, उसके बाद होता है वॉकिंग और रनिंग। रनिंग तो बाद में आएगा, उसके बाद वॉकिंग होता है, लेस मूवमेंट होता है। जब आप वॉक करते हो तो थोड़े बहुत नीचे 10 डिग्री टू 20 डिग्री मूव होता है। साइकिलिंग में ज्यादा होता है, इट गोज ऑलमोस्ट मोर देन 90 डिग्री बेंडिंग होता है। तो आप उसको, ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप किस स्टेज में, नी के किस पेन के किस स्टेज में हो। बहुत सीवियर है तो आप स्विमिंग करो, बीच में है तो आप वॉकिंग रनिंग करो, और यदि आपको कम पेन है तो आप साइकिलिंग करो। तो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्सरसाइज। जी, तो सबसे कम पेन है अगर तो साइकिलिंग कर सकते हैं, तीनों ही कर सकते हैं, लेकिन और बहुत ज्यादा पेन है तो स्विमिंग ज्यादा। इनफैक्ट तीनों आप करो, आप तीनों करो, आप कितना कर सकते हो। सर हमारे आज के डिस्कशन में आपने ऑलरेडी ये बोला है बहुत बार कि सर्जरी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फिर भी समराइज करते हुए मैं आपसे पूछूंगी कि आपके पास अगर कोई पेशेंट घुटने के दर्द को लेकर आता है और उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मुझे सर्जरी ही करवाना है तो मुझे जल्द राहत मिलेगी,
आप उसका ट्रीटमेंट पहले कैसे शुरू करते हैं और आप उसको कैसे समझाते हैं कि सर्जरी आपकी लास्ट रिजॉर्ट है और बिना सर्जरी के ही आप ठीक हो सकते हैं? बस देखो, ये प्रॉब्लम्स तो इनफैक्ट मैं रोज ही फेस करता हूँ, जो आपने बताया मैं रोज ही फेस करता हूँ। बिकॉज मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तब तक में वो बहुत सारे लोगों से ओपिनियन ले चुके होते हैं, और आई एम द न्यूरोलॉजिस्ट, यू नो इट। तो फर्स्ट टाइम कोई नी ऑस्टियोआर्थराइटिस न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं आता है। तो मेरे से पहले वो बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियंस से जो इसके एक्सपर्ट हैं वो उनके पास आ चुके होते हैं, और सबका यूनिफॉर्मली ओपिनियन होता है कि गो फॉर द सर्जरी। अब वो उन्होंने 10 लोगों से 10 डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले चुका है, तो उनका माइंड तो ऑलमोस्ट सेट हो गया है कि हमें सर्जरी करवानी है। अब उन्होंने देखा है कि देयर इज वन डॉक्टर हु इज क्लेमिंग कि आपको बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकते हो। तो जब वो आते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को सुनने को तैयार नहीं रहते हैं, बट उनको लॉजिक समझ में आती है कि लॉजिक डॉक्टर का सही है, एंड मेडिकल साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिक्स। ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने कुछ बना के भेजा है, वी डॉक्टर्स राइट द मेडिकल बुक्स। तो ये चीज़ है। तो उसमें क्या है कि यदि जब मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ तो पहले उनको विश्वास होता है कि चलो इतने दिनों तक तो ट्रीटमेंट ले ही लिया है, 3 महीने में क्या लगता है, और इट्स नॉट वेरी कॉस्टली। जब हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बहुत कॉस्टली नहीं होता है, जब सर्जरी की बात करते हैं तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, इट कम्स इन लैक्स। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट तो आपको 10,000 20,000 में हो जाता है। तो लोग पहले कन्विंस्ड हो जाते हैं कि चलो ट्रायल तो लेना है, और जब उनको फर्स्ट वीक सेकंड वीक में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाती है तो वो बोलते हैं कि चलो लेट्स कंटिन्यू। तो वही स्टोरी होती है। तो समझाना तो रियली डिफिकल्ट होता है इफ यू हैव मेड अप योर माइंड। सर, आज के इस सेशन में आपने हमारे बहुत सारे सवालों के बहुत ही डिटेल्ड में जवाब दिए, बहुत इंफॉर्मेटिव था। हमने आपसे इतने सारे सवाल भी पूछे हैं जो कि मुझे लगता है बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें भी की है कि सर्जरी को लेकर या फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर, दवाइयाँ को लेकर, नॉर्मल एक्सरसाइज को लेकर। So thank you so much for coming on this episode of our Health and Happiness podcast. To our viewers, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर लाइक करें और अपने सारे जान पहचान वालों के साथ हमारा वीडियो शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सस्ता सुंदर के YouTube चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर डाउनलोड कीजिए सस्ता सुंदर ऐप को, जहाँ पर आपको 100% जेन्युइन मेडिसिन मिलेंगे। हम फिर वापस आएंगे आपके दूसरे सवालों के जवाब को लेकर, एक दूसरे टॉपिक को लेकर, हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट में इन द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू सून। थैंक यू सो मच।